हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश पांडे और मैं आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल MIT मैथ्स अकेडमी पे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी और फिर उसका SI यूनिट, एंड देन हम लोगों ने एक कूलम्ब चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन किया था। हमने वहां पे देखा था कि डिफाइन 1 एम्पियर भी देखा था। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यदि किसी चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे, electric potential is the energy that needed to move a charge against इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज को मूव कराने के लिए जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी बिल्कुल। अब हम लोग जानते हैं एक टर्म आता है इस चैप्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो चलिए रीडिंग लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो हम लोग एक सिंपल सा एक एग्जांपल, एक डेली लाइफ एग्जांपल इसके थ्रू उसको समझेंगे। मान लीजिए कि आप दो टंकी है घर पे, टंकी तो जानते होंगे। मान लीजिए आपके यहाँ दो टंकी है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसमें क्या है, एक टैप है जो इन दोनों को कनेक्ट किए हुए है, ओके ना। यानी कि ये दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक टैप लगा हुआ है जिसको क्लोज ओपन कर सकता है। मान लीजिए कि एक जो टंकी है उसमें हम पानी का लेवल कुछ हाई रखते हैं। मान लीजिए यहाँ तक वाटर है और दूसरे में क्या है कि वाटर का लेवल इससे थोड़ा सा कम है, यानी कि इसको थोड़ा सा कम रखते हैं, यहां पे रखते हैं, ओके ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि आप यदि इस टैप को खोलते हैं तो यहां का पानी इसमें डिस्प्लेस होता है, यानी कि यहां का पानी इसमें आ जाएगा। एक तब तक आता रहेगा जब तक ये दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। बिल्कुल। यहां जो आप डिफरेंसेस देख रहे हैं यहां पे है ना, देखिए वाटर का लेवल कितना डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक का ये डिफरेंस है, मतलब इतना पानी इसमें अधिक है उतना पानी इसमें कम है ना। इतना का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं यहां पे। तो जो डिफरेंस है यानी कि यहां से जो यहां पे मूव कर रहा है तो क्या कितना कर रहा है, जितना ये पानी यहां तक बराबर ना आ जाए, यानी कि इसके यदि बराबर आ जाता है फिर ये मूव करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो वाटर है ये हायर लेवल से कहां जा रहा है, लोअर लेवल पे। HL फॉर हायर लेवल, LL फॉर लोअर लेवल, ठीक है। बस जस्ट ऐसा ही होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की ओर मूव करता है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि कैसे मूव करता है। आप यदि देखेंगे, यदि कोई आप एक कंडक्टर ले लें, ये मान लीजिए कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कहीं भी रह सकते हैं ना। जब ये एटम के अंदर रहते हैं, इसमें हम कोई भी चीज अप्लाई नहीं कर रहे होते तो क्या होता है पता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो रेंडमली होता है, किधर भी जा सकता है। मतलब एटम से बाहर नहीं, उस मतलब सॉरी, इस जो कंडक्टर है इसके बाहर नहीं जाएगा, इस कंडक्टर में ही रहेगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा ये इधर उधर हो सकता है ना। ये किधर भी मूव कर सकता है, यानी कि रेंडमली वाइब्रेट कर रहा होता है।
आप केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब मान लीजिए कि इसी कंडक्टर को, ठीक है, ये जो कंडक्टर है आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दें। ओके, आप इस कंडक्टर में क्या किए कि पहले मॉलिक्यूल्स पहले भी था, अभी भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसको आप कनेक्ट करते हैं किसी सेल से यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें देते हैं, तो क्या होता है, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं ना, तो इसका डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाता है, यानी कि ये इधर मूव करने लगता है। ये मूव किधर करेगा, ये इधर, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो जो इसका मूवमेंट होता है ना, ये मूवमेंट होता है इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, हमने तो जहां पे भी देखा है इलेक्ट्रिक सर्किट में उसका जो डायग्राम होता है उसमें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर दिखाया जाता है, जबकि आप तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा, आपने गलत नहीं देखा है, लेकिन बातें ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है यानी चार्जेस की जो खोज हुई है, ये इलेक्ट्रिसिटी के बाद हुई है। इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्कवरी हुई पहले हुई है। तो पहले जो थे उन्होंने बताया कि डायरेक्शन ऐसे होगा, बाद में हमें पता चला कि ये जो होता है नेगेटिव जो होता है ये रिच इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चार्ज होता है तो क्या करेगा, इधर जाएगा। ये पॉजिटिव के पास कमी होती है ना, तो आपको पता है, आपने देखा होगा कि जो कोई भी आप ले लीजिए ना, आप मान लीजिए कि हवा ही मान लीजिए, आपको पता है कि जो हवा क्या होता है, लोअर प्रेशर से हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जाता है ना। आप यहां भी वही सेम देखेंगे, यानी कि इसके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे कमी है, तो क्या होगा, ये मूवमेंट इधर होगी और ये मूवमेंट इधर होगी, और डायरेक्शन तो ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिजिक्स में इसमें हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन हमें उस तरह दिखानी होगी, ठीक है। तो इससे कोई गलती नहीं है, बस एक थोड़ा सा कंसेप्ट था यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो पोटेंशियल यानी कि जो चार्ज का मूवमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, वो जो है आपका, आप यहाँ पे देखेंगे वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा है। आप यहां भी देखिए कि ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, तो यानी कि यहां से हमें निकल के आता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन होगा आपका, इसके बारे में हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए कि इसको हम पॉइंट ए नाम दे देते हैं और इसे हम बी दे देते हैं, ठीक है। यानी कि डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड as the amount of work done, the amount of work done to move is to move a unit of charge, a unit of charge। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में जो वर्क डन हो रहा है और जो कितने अमाउंट में चार्ज मूव कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वर्क डन होगा वो कितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, तो वही होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। आप चाहें तो इसका, चलिए थोड़ा सा इसमें बताते हैं फिर आप नोट कर सकते हैं। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट किया जाता है, ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपको, वर्क डन अपॉन चार्ज, और यहां से निकालना चाहे वर्क डन को डब्ल्यू से करते हैं और ये अपन क्यू, ओके। हम लिख सकते हैं आप यहाँ पे सिंप्लाई करते हैं कि जो भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आप जानते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में, जो आप देखेंगे यदि आप जानना चाहें तो, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से डिनोट करते हैं, पीडी इज वोल्ट। ठीक है, आप यहां से निकालना चाहें तो वर्क डन क्या होता है, जूल, है ना, और चार्ज क्या होता है, सॉरी यहां नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा कि वर्क डन क्या होता है, जूल, और ये चार्ज क्या होता है, कूलम, यानी कि जूल पर कूलम जो होता है यही होता है आपका वोल्ट। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो होगा आपका डिफाइन वन वोल्ट। मैंने आपको कल दिखाया था कि एक डिफाइन 1 एम्पियर करके दिखाया था आपको। क्या करना था उसमें, क्या करना है इसमें कि उसका जो एसआई यूनिट के टर्म्स में इसके फॉर्मूले को लिख लेना है। तो चलिए लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, वर्क डन जूल, और चार्ज का कूलम। आपको डिफाइन करना है 1 वोल्ट, तो क्या करिए आप सबके आगे 1 लगा दीजिए, हो गया आपका डिफाइन। आप बोलेंगे सर क्या हो गया, ये आपने डिफाइन, तो ये तो फॉर्मूला है, तो आप इसको वर्ड में लिख सकते हैं ना। चलिए लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 point is said to be one volt if 1 joule of work done to move 1 coulomb of charge, है ना आसान। आप जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखें, आप जो यहाँ पे फॉर्मूला पे देखें, उसी को सिर्फ मैंने लिख दिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा है। देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक लॉ आता है, बहुत ही सुंदर लॉ, ओम्स लॉ। मैंने आपको बताया था कि यहां पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन के बारे में। आप यहां जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन होता है। ओके, मैंने आपको एक फिगर से समझाया था, फिर से मैं समझा रहा हूं यहां पे आपको, आप देखें। फिर मैंने क्या किया, वही 2 टंकी लिया जो पहला टैंक लिया था हमने। इसको क्या करना है, दोनों को कनेक्ट करना है पहले। एक आप चाहे यहां टैप लगा दीजिए बंद करने के लिए। अब यहाँ पे एक में क्या किया था मैंने, वाटर का लेवल हाई रखा था, एक में वाटर का लेवल लो रखा था। आपने देखा कि यहाँ का जो वाटर है वो डिस्प्लेस होके इसमें आ जा रहा है ना, इससे निकलती इसमें आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अधिक है, यहाँ पे पानी का लेवल हाई है और दूसरे में पानी का लेवल कम है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पानी का क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कि एक मान लीजिए 5 लीटर का टंकी इसमें एक पानी में है, दूसरे में हमें लेवल हाई रखना होगा। यदि कोई पतली सी है ना, ऐसे मान लीजिए कोई है बहुत पतली सी है, यदि इसका भी लेवल हाई है और आप मान लीजिए इसको कनेक्ट कर देते हैं एक ऐसे से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। दोनों में क्या होगा ना, जब यहाँ से वाटर डिस्प्लेस होगा, आप देखेंगे डिस्प्लेस होगा तो दोनों का लेवल हाई एक समान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लेवल दोनों का एक समान आ जाना है। तो आपने देखा कि जो जितना प्रेशर है वो जितना हाई लेवल है उतना ही पानी डिस्प्लेस कर रहा है। बिल्कुल यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक करंट उतना बढ़ेगा, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट उतना ही कम होगा। यानी कि आप यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके करंट का, उसमें कितना करंट पास हो रहा है। ओके ना, तो चलिए ओम्स लॉ के बारे में लिखते हैं। क्या आता है, हम लोग लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस
टू पॉइंट इज, आप क्या देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली proportional to the current passing through it, but temperature remain constant, but temperature remain constant, यानी कि यहां पे एक कंडीशन आ रहा है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है हमें कि द potential difference between 2 points is directly proportional to the current passing through it, but temperature remain constant। तो ये कहता है हमारा ओम का लॉ, ठीक है। यानी कि यदि हम देखें तो क्या आएगा, जो भी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का, यहां से हम देखना चाहेंगे, इस साइन को हटाना चाहेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू आई और आर, ओके ना। और ये जो आर है यही है आपका रेजिस्टेंस, ओके। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग बताएंगे रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए हम लोग यहाँ पे जगह है ना, हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस, चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आपको मैंने बताया था चार्ज के बारे में, याद है ना। चार्ज क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, बिल्कुल वही है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, it is the property of conductor to resist the flow of charge। ये क्या होता है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, वो क्या करता है, द रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी सर्किट में चार्ज को पास होने में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल बनता है, थोड़ी सी बाधा हो जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपने एक यहां से फॉर्मूला देखा था जो V इक्वल्स टू आई आर, और मैंने बोला था R क्या है, वो रेजिस्टेंस है। यदि हम R यहां से लिखना चाहें तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ठीक है। डी अपन आई पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है एसआई यूनिट, ये होता है वी, और आई का क्या होता है एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, यही होता है आपका ओम, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, जिसका साइन ये है, राइट ना। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो आपने देखा यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर हमने देखा, इससे पहले हमने देखा था ओम्स लॉ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं एक यहाँ पे टर्म आएगा, एक बुक में देखेंगे रिवाइज आएगा, रिहोस्टेट। ये क्या होता है भाई? तो ये डिवाइस है जो रेगुलेट करता है किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस को। ये क्या करता है? इट रेगुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है? इट रेगुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जितना कम रेजिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, उतना ही बढ़िया से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। जितना रेजिस्टेंस अधिक होगा इलेक्ट्रिसिटी उतना ही कम पास होगा, यानी कि उसमें रेसिस्ट करेगा और रोकेगा वो, है ना। तो चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहां से एक लॉ निकल के आएगा और फिर हमें यहां पे देखने को मिलेगा रेजिस्टिविटी। तो हम लोग आगे देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depend, यानी कि किस फैक्टर्स पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो जो सबसे पहला टर्म निकल के आएगा वो आएगा आपका, यहां से जो टर्म निकल के आता है यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो होगा ना वो डिपेंड करेगा किसी भी कंडक्टर के लेंथ पे। ओके ना, तो इसके बारे में लिखना चाहे ऐसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the length of the conductor। जी बिल्कुल, जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके लेंथ पे, यानी कि किसी का जो लेंथ होगा, किसी कंडक्टर का लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर दूसरी बात यहाँ पे आता है, दूसरी बात क्या निकल के आता है, जो इसका आप वायर ले रहे हैं तो वायर का कुछ मोटाई होता है ना, आगे दिख रहे होंगे लोग ऐसे जो वायर तो दिखता तो नहीं। आप मान लीजिए कोई बहुत मोटे वायर है, ठीक है ना, कुछ थोड़े से बड़े वायर है तो उसमें आप देखेंगे उसका जो क्रॉस सेक्शन हो रहा होगा ना, तो ये होगा रेजिस्टेंस। आगे जो टर्म निकल के आता है वो होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज inversely proportional to the area of cross section। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होगा किसी कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके एरिया के, यानी क्रॉस सेक्शन के एरिया के। ठीक है, और तीसरी पॉइंट यहां से जो निकल के आती है वो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, आप यहां पे यदि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का देना चाहें तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। आप यहां पे देखना चाहते हैं रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का।
है ना। तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर का। ठीक है, तो यहां से रिलेशन निकल के आता है, और रिलेशन करके आता है, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, चलिए इधर जगह आप यहां लिख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस होगा वो टोटली डिपेंड होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। और यहां साइन को हटाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं रो अपॉन एल। ठीक है, अब यहां पे भी एक नया टर्म आ गया, दैट इज रेजिस्टिविटी। यानी रो क्या होता है भाई, ये होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल। यानी कि उसमें कौन से मेटल का वायर यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप कॉपर का देखेंगे तो रेजिस्टिविटी अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है, गोल्ड का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, जितने भी मेटल है सबके अलग अलग होते हैं। आप इसको नोट कर लें। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने टर्म लिखा यहां पे रेजिस्टिविटी, है ना, जिसको रो से डिनोट किया जाता है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ material that resists the flow of charge on conductor। है ना, हम लोग घर में कॉपर का वायर यूज करते हैं, है ना, आयरन का तो वायर यूज नहीं करते हैं ना। तो कॉपर का वायर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है ऑलवेज। मैंने बोला कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो एक होता है किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, वो क्या करता है, रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर। चलिए इसके एसआई यूनिट के बारे में जानते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म देखिए कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है। देखिए आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, मैंने ड्राइव किया था कि जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा इक्वल टू एल अपॉन ए का, है ना। तो आप यहां से निकाल लीजिए रो को निकाल लेते तो क्या आता है, आर ए अपॉन एल। आप यहां पे रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, रेजिस्टेंस का क्या होता है, एसआई यूनिट वो होता है ओम। एरिया है तो क्या होगा, ए स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, और लेंथ है तो मीटर, है ना। ये यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर के साथ कट गया तो आपको क्या मिला, ओम मीटर। ठीक है, हम लोग देखेंगे, आपको एक मैं चार्ट प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप देखेंगे कि वहां पे किस किस मटेरियल के रेजिस्टिविटी कितने होते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते इसके यहाँ पे देखने के बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो होगा टर्म होगा वो होगा आपका रेजिस्टर, कि व्हाट इज रेजिस्टर एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। देन आफ्टर देखेंगे कि रेजिस्टर को कैसे कनेक्ट करने से एडवांटेज मिल सकता है, कैसे कनेक्ट करने पर उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, कैसे कनेक्ट करने पर उसमें अधिक इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। चलिए आप इसको नोट करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हेडिंग लगाते हैं रेजिस्टेंस और दूसरी तरफ रेजिस्टर। कंपेयर करेंगे दोनों में क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज रेजिस्टर। तो क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है, ये की प्रॉपर्टी होता है, आपको मैंने बताया था, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टर क्या होता है, it is a device that regulate the flow of electric current। ठीक है, ये क्या होता है, it is a device that regulate the flow of electric current, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेगुलेट करता है। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे, चलिए इसको मिटा के करते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है वो। रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या रिजल्ट निकल के आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहले हेडिंग लगा क्या, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, सॉरी रेजिस्टर। ठीक है, एक तरफ हम इसको लगा के देखेंगे सीरीज में और दूसरी तरफ हम उसको ऐड करके देखेंगे पैरेलल में। ओके ना, चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते, सर्किट डायग्राम जिसमें हम सीरीज में लगा रहे होंगे रजिस्टर को। ये वोल्ट मीटर है, आपको पता है वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को देखा जाता है, और ये ऑलवेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसमें एक लगा दिया एमीटर, आपको पता है एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। चलो इसका नाम देते हैं V1, ये V2 और ये V3। ओके ना, और दूसरा जो आएगा यहाँ पे ये R1, ये R2, ये R3। यदि हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में, तो हमको जो मिलेगा, हमें जो मिलेगा ये मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, IR। आप यहां पर रिप्लेस करें IR, तो V1 क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आप यहां पे देख सकते हैं सब में I है तो I कॉमन कर लें, तो आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और इधर मिल जाएगा IR। दोनों तरफ I है, इसको काट सकते हैं, तो आपको जो फाइनल यहां से रिजल्ट मिलता है वो मिल जाएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। रिजल्ट इसे नोट कर लीजिए, फिर बताएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। चलिए अभी क्या करते हैं, सेम डायग्राम यहां पे बनाते हैं। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप अच्छे से कर लेंगे।
ठीक है, ये हमारा 3 रजिस्टर है, R1, R2 एंड R3। अब यहाँ पे देख पा रहे 3 रजिस्टर है तो तीनों के पास अलग अलग करंट होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे जो करंट होगा I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऑलवेज सेम होगा, और ये हो जाएगा आपका V। ओके, तो ये आपने देखा, आपने यहाँ पे देखा कि V बराबर यदि हम जोड़े तो यहाँ पे यदि हमें देखना पड़ेगा टोटल करंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, I निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जी बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं I बराबर क्या होता है, आपने देखा था V बराबर क्या होता है, IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं V अपॉन R। यहाँ पे I1 लिखना चाहेंगे तो लिखना पड़ेगा V अपॉन R1, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, 2 पॉइंट के बीच में हम लोग देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। V अपॉन R1 इसमें देखें तो V अपॉन R2, और यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R3। यहाँ से यदि देखें V अपॉन R, और यहाँ पे V यदि कॉमन कर लें तो मिलेगा R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखिए आप दोनों तरफ भी है तो आप काट सकते हैं, इसे बिल्कुल काट सकते हैं। तो आपको नेट रिजल्ट यहाँ से मिलकर आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी जो रेजिस्टेंस होगा कोई भी कंडक्टर में यदि आप पैरेलल में इससे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1/R1, R पूरा हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन में आपको मैंने दिखाया क्या होता है। चलिए अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है, मतलब किसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा, किसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे R1 प्लस R2 है ना, R1 बराबर मान लीजिए 5 ओम, अब R2 बराबर मान लीजिए 10 ओम, और R3 बराबर आपको दिया जाता है 50 ओम। अब यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें, आप देखेंगे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ना, यदि हम सीरीज में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 R2 प्लस R3। आप करिए 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम, ये हो जाएगा 30। आप यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस जो आ रहा है 30 ओम। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको सेम रेजिस्टेंस दिया है, उसको क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। तो आपको पता है कि 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। ये एलसीएम हो जाना है 30, ये आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी 11/30 हो जाएगा 1/R। यहां से यदि R निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 30/11, और ये यहां पे देखेंगे तो हो जाएगा 2 पॉइंट कितने हो जाने 2.7 ओम लगभग। अब देखिए मैंने सेम रेजिस्टेंस को एक बार क्या करा सीरीज में ऐड किया, दूसरी बार क्या करा पैरेलल में ऐड किया। आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 30 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, और उसी रेजिस्टर को यदि हम पैरेलल में जोड़ते हैं कितना आ रहा है 2.7 ओम। तो कौन सा अच्छा होगा, जाहिर सी बात है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। ठीक है ना। आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप यहाँ पे जो भी पढ़ने वाले हैं बिल्कुल श्योर पढ़ने वाले, अच्छे से पढ़ने वाले, मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। मेरी पूरी टीम मेहनत कर रही है, आप सिर्फ एक ही चैनल पे लगे रहें और देखिए क्या पढ़ाई होती है। ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि जो न्यूमेरिकल का वीडियो होगा मैं आपको एक अलग से दूंगा इस चैप्टर का। ठीक है, जो जो चैप्टर में न्यूमेरिकल हो रहे होंगे उस चैप्टर में आपको बिल्कुल अलग से एक न्यूमेरिकल का वीडियो बना के दिया जाएगा। और हाँ, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं सबका सॉल्यूशन का वीडियो बनने वाला है, आप हमारे साथ बने रहें। क्योंकि देखिए सॉल्यूशन इसलिए अलग से देंगे क्योंकि वहां पे देखें क्वेश्चन लिखने का स्टाइल क्या हो सकता है, अपने लैंग्वेज में क्वेश्चंस को कैसे लिखें। ठीक है, एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है सब कराए जाएंगे। आपने यहाँ पे देखा आज जो है हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, फिर देखा हमने ओम्स लॉ, वहां से एक टर्म आया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को जब राइट करके देखा तो वहां पे एक टर्म आया रेजिस्टिविटी। फिर रजिस्टर को हमने क्या करा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा, एंड देन आफ्टर ये वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। ओके, आप ट्राई करते रहें, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।